Hello students, welcome to IGSS online platform. Myself is Vivan Chaudhary. Today is another topic about of genetic disorder. आज का जो अपना टॉपिक है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में स्टूडेंट्स, आनुवांशिक विकार जिन्हें मेंडलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, मेंडल के विकार भी कहते हैं, उनमें से एक है सिकल सेल एनीमिया रोग। देखो तो चलो देखते हैं इसे कैसा है, सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसकी इनहेरिटेंस होती है। तो सिकल सेल एनीमिया इसका मीन्स क्या है? सिकल मीन्स होता है हंसिया या दात्र, जो अपन गाँव में काटने के काम में लेते हैं, चारा वारा। सेल यानी आपको पता है कोशिका होती है, एनीमिया यानी लैक ऑफ ब्लड होता है, ब्लड की क्या होती है? कमी। ये सेल जो है ये सेल है आरबीसी। अगर आरबीसी जो है वो सिकल सेप्ड हो जाए तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। देखिए रोग कैसे होता है, क्या ये इस डिजीज़ में जो ऑटोसोम क्रमांक सीरियल ऑटोसोम का है 11, ऑटोसोम क्रोमोसोम जो 11 है, 11 है स्टूडेंट्स, 11वें में असामान्यता हो जाती है। उस असामान्यता से जो ये सिंपल आरबीसी है, जो से डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये सिंपल आरबीसी सिकल सेप्ड हो जाता है। और ये सिकल सेप्ड जो आरबीसी है ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शंस नहीं करता, ऑटोसियोटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। दैट्स कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। मीन्स ऑटोसोम क्रमांक 11 जो है, ऑटोसोम क्रोमोसोम या एलिंग के गुणसूत्र जो 11 है उसमें असामान्यता या म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो जाता है। उसके फलस्वरूप जो आरबीसी है वो नॉर्मल सेप्ड से, सिंपल आरबीसी से सिकल सेप्ड आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 कंप्लीट नहीं कर पाती। वो जो फेजेज है उसको बोलते हैं अपन सिकल सेल एनीमिया। इस डिजीज़ को कंट्रोल करते एक जीन जिसके 2 अलील होते हैं, HBA और HBS। इसमें से HBA डोमिनेंट है, मीन्स प्रभावी है, और HBS अप्रभावी है, मीन्स रिसेसिव है। HBA प्रभावी है अलील, HBS कैसा है? अप्रभावी अलील है। प्रभावी अप्रभावी अलील्स का मीन्स आप समझते हैं, जो विषम युग्मज अवस्था में है वो हेटेरोजाइगस फेज में हो और F1 जनरेशन में अपने एक्सप्रेशन अपने लक्षण को प्रकट कर दे, अपनी अभिव्यक्ति दर्शा दे, एक्सप्रेस कर दे अपने आप को, वो डोमिनेंट होता है। और जो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस फेज में प्रकट नहीं होता वो रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। तो एक जीन है, इसके 2 अलील हैं, HBA HBS, ये इसको कंट्रोल करता है। इस HBS अप्रभावी समयुग्मज अवस्था में अगर ये आ जाए तो ये डिजीज़ हो जाती है। मीन्स HBS HBS समयुग्मज अवस्था में आ जाए तो ये रोग पूर्णतया प्रकट हो जाता है। इसके अलावा इस डिजीज़ का रीजन क्या है? देखिए सेंस अपनी बॉडी में आपको पता है आनुवांशिक सूचनाओं के परिवहन का एक तरीका है जिसमें DNA टू क्या बनते हैं? RNA, और RNA से क्या बनती है? प्रोटीन। DNA टू RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन या क्या है? अनुलेखन, और RNA से प्रोटीन्स बनना क्या है? ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो जो प्रोटीन बनती है उसमें एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल अपनी बॉडी में 20 एमिनो एसिड होते हैं जिनको डिफरेंट टाइप्स के कोडोन कोडिफाई करते हैं। टोटल कोडोन कितने हैं? 64 कोडोन होते हैं अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। इनमें से 61 कोडोन, 3 कोडोन तो ऐसे हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को कोडिफाई नहीं करते, 61 कोडोन टोटल 20 एमिनो एसिड को कोडिफाई करते हैं, दर्शाते हैं। मीन्स जैसे आप यहाँ देखिए 3 नाइट्रोजन बेस का समूह है। DNA RNA में नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, DNA में एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये तो DNA के नाइट्रोजन बेस हैं, NB हैं, ये RNA के NB हैं। तो यहाँ एडिनिन होता है, यहाँ गुआनिन होता है, यहाँ यूरेसिल होता है, यहाँ क्या होता है? साइटोसिन होता है। RNA के, ये DNA के 3 नाइट्रोजन बेसेज मिलकर के कोडोन बनाएंगे। RNA के 3 नाइट्रोजन बेस हैं इन 4 में से, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोडोन बनाते हैं जो ट्राइप्लेट यानी त्रिक होते हैं। देखो जैसे GAG मिल गया, CTC मिल गया, तो ये कोडोन है। ये एमिनो एसिड्स को कोडिफाई करते हैं। जैसे यहाँ GAG कोडोन है, ये हमेशा कोडिफाई करेगा ग्लूटामिक एमिनो एसिड। और भी एमिनो एसिड को कोडित कर सकता है पर ये ग्लूटामिक एमिनो एसिड को करेगा। GUG वैलिन एसिड, किसको कोडिफाई करेगा? वैलिन एसिड को।
तो अब ये चेंजेस कैसे होते हैं, उत्परिवर्तन कैसे होता है? तो अप्रभावी गुणसूत्र यानी एक डिजीज क्या है? अप्रभावी एलिंग सहलग्नी रोग है ये। देखिए आप, अप्रभावी एलिंग सहलग्नी लक्षण है। मीन्स इस डिजीज का जो अप्रभावी जीन है वो एलिंग गुणसूत्र से जुड़ा हुआ रहता है और कैसा है? रेसेसिव है। इसका नाम है SBS जो अलील है। ये अप्रभावी एलिंग सहलग्नी लक्षण है या रोग है सिकल सेल एनीमिया, बिकॉज ऑटोसोम क्रमांक 11 में ऐसा मान्यता होती है जिसे अप्रभावी जो जीन है वो एलिंग गुणसूत्र के साथ जुड़ा होता है, जिससे डिजीज हो जाती है। कैसे होती है? आरबीसी आपको पता है, HB होता है आरबीसी के भीतर, हीमोग्लोबिन से बना होता है आरबीसी। जो आरबीसी है वो HB से मिलकर बनी है। HB में 2 और 2 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं वो बीटा होती हैं। 2 अल्फा जो हैं वो पेशेंट में और एक नॉर्मल पर्सन में सेम होती हैं, यानी रोगी व्यक्ति में, एक सामान्य व्यक्ति में अल्फा में तो कोई चेंजेज नहीं होगा, एक जैसी रहेंगी। लेकिन जो बीटा चेन है, पॉलीपेप्टाइड बीटा चेन, इस बीटा चेन में 6th पैलेस पर, 6वें स्थान पर, कौन से स्थान पर? 6वें स्थान पर GAG कोडोन का रिप्लेसमेंट हो जाता है GUG कोडोन द्वारा। यानी ये जो बीटा श्रृंखला है HB की, उस बीटा श्रृंखला में 6th पैलेस पर, 6वें स्थान पर अगर चेन है पॉलीपेप्टाइड तो एमिनो एसिड होंगे, तो ग्लूटामिक एमिनो एसिड की जगह वैलिन एसिड आ जाता है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्लूटामिक, और इसको लिख सकते हैं आप वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा जाता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन एसिड आ जाता है। अर्थात GAG कोडोन रिप्लेसमेंट हो जाता है किसके द्वारा? रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? GUG कोडोन के द्वारा। अगर ये रिप्लेसमेंट हुआ, ये परिवर्तन हुआ, ये असामान्यता हुई, तो ग्लूटामिक की जगह 6वें स्थान पर वैलिन एसिड आ गया। अब ग्लूटामिक होगा सामान्य पर्सन में तो एक सामान्य प्रोटीन बनेगी, आरबीसी आपका बाइकॉन्वेक्स शेप या उभयतल आकार में रहेगी, सिंपल आरबीसी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी और कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन होगा ब्लड का। बट जैसे ही ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है तो जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, वो म्यूटेंट प्रोटीन्स होंगी, उत्परिवर्तित प्रोटीन होंगे। अब उत्परिवर्तित जो प्रोटीन है वो विकृत प्रोटीन होती हैं, टूटी फूटी प्रोटीन होती हैं, वो HB नहीं बना पाती। HB पर्याप्त नहीं बनेगा तो आपका आरबीसी का शेप सिंपल शेप से, जो बाइकॉन्वेक्स शेप है, उससे निकल कर ही हो जाएगी सिकल शेप्ड हो जाएगी, हंसिया के आकार की। और जब सिकल शेप्ड होगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन O2 और CO2 है वो रुक जाता है, जिसे रोधित रक्त कहते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और उस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ये इसका रीज़न है स्टूडेंट्स कि हीमोग्लोबिन की 4 श्रृंखलाएँ होंगी, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा पेशेंट में और एक नॉर्मल पर्सन दोनों में सेम रहेंगी, रोगी व्यक्ति में और सामान्य व्यक्ति में। बट जो बीटा श्रृंखला हैं उनके 6th पैलेस पर, यानी 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड की जगह कौन सा जाएगा? वैलिन एसिड। यानी ग्लूटामिक एमिनो एसिड का रिप्लेसमेंट कर देगा कौन? वैलिन। बिकॉज ये कोडोन्स में चेंज हुआ ना, GAG ने रिप्लेसमेंट कर दिया किसका? GAG का रिप्लेसमेंट किसने कर दिया? GUG ने। तो GAG तो दर्शाता है ग्लूटामिक एमिनो एसिड को कोडिफाई करता है, GUG किसको कोडिफाई करेगा? वैलिन को। दैट मीन्स ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया? वैलिन आ गया। अगर ग्लूटामिक की जगह वैलिन आएगा तो जो उत्परिवर्तन होगी वो विकृत होगी, सही प्रोटीन नहीं होगी, उत्परिवर्तित प्रोटीन होगी, कंप्लीट HB नहीं बन पाएंगे और आपका आरबीसी सिकुड़ कर सिकल शेप्ड हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, जो O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता। तो ऑटोसोम क्रमांक 11 में ऐसा मान्यता होती है, प्लस अप्रभावी जीन, रेसेसिव जीन की वजह से होने वाला है। तो इस डिजीज़ को आप कह सकते हैं रेसेसिव ऑटोसोम लिंकेज जीन की वजह से होता है। यानी जो अप्रभावी एलिंग सहलग्नी रोग है ये, यानी अप्रभावी जीन है और एलिंग गुणसूत्र के साथ ये जुड़ा होता है, वो ऐसा मान्यता होती है ऑटोसोम क्रमांक 11 में। इस डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं एक जीन के 2 अलील, जिसमें एक का नाम है SBA, एक का नाम है SBS।
HbA प्रभावी डोमिनेंट है, HbS अप्रभावी है, कैसा है, रेसेसिव है। अब ये डिजीज़ जेनेटिक है, पेरेंट्स जनरेशन तो किस में जाता है, ओप स्प्रिंग में जाता है। अब पेरेंट्स से अगर ओप स्प्रिंग में जाएगा स्टूडेंट्स, तो कम से कम मेल और फीमेल जो पेरेंट्स हैं दोनों कैरियर होना ज़रूरी है, हेटेरोजाइगस फेज में होना ज़रूरी है। देखें तो आप यहाँ मैं एक आपको आरेख बना के बता रहा हूँ, ये मेल है, ये फीमेल है, हेटेरोजाइगस फेज क्या बनेगी, ये विषम युग्मज अवस्था बनेगी इनकी, HbS HbA HbS HbA HbS। इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया है, वंशागति है। विषम युग्मज अवस्था यानी कम से कम कैरियर होना ज़रूरी है, बोथ मेल एंड फीमेल, तभी ये पेरेंट जनरेशन से किस में जा सकता है, ओप स्प्रिंग में जा सकता है। तो ये विषम युग्मज अवस्था में हेटेरोजाइगस फेज में है, कौन सी अवस्था में, विषम युग्मजी, बोथ कैरियर है, कहने का मतलब दोनों क्या हैं, कैरियर है। अब मियोसिस होगा तो देखिए HbA और HbS इधर से होगा तो देखिए आप HbA और HbS हो गए, क्रॉस करवाएंगे अपन तो F1 जनरेशन में संभावित आएंगे HbA। ये जो फेज मिली स्टूडेंट्स आपको, ये है समयुग्मजी होमोजाइगस बट डोमिनेंट है, प्रभावी है, समयुग्मजी प्रभावी अवस्था है, इसमें कोई डिजीज़ प्रकट नहीं होगा और व्यक्ति नॉर्मल सिंपल रहेगा, सामान्य रहेगा, इसमें किसी प्रकार का सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, बिकॉज ये अप्रभावी की वजह से होने वाला है और ये तो दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट है, तो ये तो प्रभावी समयुग्मजी अवस्था में तो प्रकट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आप इसका, आप इससे क्रॉस करवाएंगे HbA एंड HbS, ये फिर से ये विषम युग्मज अवस्था, ये HbA HbS हेटेरोजाइगस फेज है, इसमें ये डिजीज होगा बट कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रभावी। तो कुछ RBCs जो होंगी वो सिंपल होंगी और सम RBCs जो होंगी सिकल सेप्ड होंगी, तो ये जीवित रह सकता है, ये पर्सन लाइव रह सकता है, बट हार्ड वर्किंग ना करे तो ये जीवित रह सकता है। हार्ड वर्किंग करेगा तो O2 की ज़्यादा रिक्वायर होगी, तो O2 के लिए पर्याप्त Hb नहीं है, इसलिए कम हार्ड वर्किंग के काम करके आसानी से लाइव रह सकता है, जीवित रह सकता है। ये विषम युग्मज अवस्था वाले जो हैं, इनमें मलेरिया रोग के लिए एक वरदान है इनको, HbA HbS वालों को मलेरिया रोग के लिए वरदान, अफ्रीका साइड ज़्यादा होता है। मलेरिया रोग के लिए वरदान क्यों है, क्योंकि ये HbS और Hb हैं, तो कुछ RBCs सिकल सेप्ड हैं, कुछ RBCs क्या हैं, नॉर्मल है। तो मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है वो किसका होस्ट होता है, होस्ट सेल कौन होती है उसके लिए, RBC, तो वो कम्प्लीटली ग्रोथ नहीं कर पाता और मलेरिया से आसानी से बच जाते हैं, जिनमें सिकल सेल एनीमिया हो बट हेटेरोजाइगस फेज यानी विषम युग्मज अवस्था में हो गए क्रॉस। अगला देखें तो फिर से ये HbA एंड HbS, दैट मीन्स ये भी हेटेरोजाइगस फेज में विषम युग्मज अवस्था में, ये दोनों कम मेहनत के काम करके आसानी से जीवित रह सकते हैं। लास्ट का देखिए आप स्टूडेंट्स, ये लो HbS एंड HbS, ये जो आप देखेंगे तो ये आपको होमोजाइगस बट रेसेसिव है, दोनों ही अप्रभावी जीन हैं, तो कम्प्लीटली सिकल सेल एनीमिया ओरिजिनेट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, बिकॉज इसकी टोटल RBC जो हैं वो सिकल सेप्ड हो जाती हैं। तो जब ये जनरेशन में जाए, किसमें, P जनरेशन से F1 जनरेशन में जाए, तो कंडीशंस इस पे लागू होती हैं कि मेल भी कम से कम कैरियर या वाहक या हेटेरोजाइगस फेज में होना चाहिए और फीमेल भी कम से कम कैरियर, वाहक या फिर हेटेरोजाइगस फेज में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था मेंडेलियन डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं अपन सिकल सेल एनीमिया रोग। थैंक यू। आप हमारे वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।